बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने में एक कदम बढ़ाएं। ज्वाइन के बटन पर जाकर एक कदम भीम मिशन की ओर को ज्वाइन करें। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता के रूप में मैं भीम आर्मी मध्य प्रदेश के प्रभारी माननीय बड़े भाई सुंदर अस्ते जी। और एक बात की, भीम आर्मी एमपी किंग कहा जाता है भैया को। एक बार तालियां भैया के लिए। साथियों, जय भीम। जय भीम आर्मी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक योद्धा अपने आप को किंग समझे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, माननीय कांसीराम साहब ने कहा है कि हम इस देश की शासनकर्ता जमात है, हम इस देश के राजा हैं। तो हर व्यक्ति अपने आप को एक राजा समझे और राजा बनने की दौड़ में शामिल हो। आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्र राजा जी, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय भाई, मजीद नोटियाल कमल वालिया जी, और मेरे साथ चलकर आए दुले सिंह जी, हमारे वर्षी जी, सोनू खान जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई रवि गुजराती जी, यहाँ के तहसील के अध्यक्ष हमारे भाई विक्रम लोहाना जी और इनकी पूरी टीम, और साथ ही साथ हमारे इतनी बारिश में प्रशासन के डर के खौफ में आप लोग यहाँ पर उनके मुंह पर, जो लोग कहते थे कि लॉकडाउन में आप रिलीज नहीं कर सकते, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ऐसे मेरे सभी क्रांतिकारी योद्धाओं को एक बार सैल्यूट। जय भीम। साथियों, माननीय साहब कांसीराम ने कहा है कि अगर आपको विधानसभा, अगर आपको लोकसभा में जाना है तो पहले आपको सड़कों पर राज करना पड़ेगा, सड़कों पर अपना राज जमाना पड़ेगा, पहले आपको सड़कों पर अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि कहीं पर भी पूरे देश के अंदर अगर कहीं पर भी लड़ाई हो जाती है तो वो व्यक्ति, अगर किसी के मर्डर हो जाता है तो वो व्यक्ति सड़कों पर क्यों आता है उसकी लाश लेके, ताकि उसको न्याय मिले। वही अभी हमने एक छाटा की घटना हुई थी तो हमने एसपी ऑफिस के सामने सड़क जाम किया था, रोड ब्लॉक किया था, तब जाके कहीं ना कहीं प्रशासन की आंख खुली। साथ ही हमें डरना नहीं बिल्कुल भी। और आप लोगों से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तराना के अंदर आप उन लोगों को दिखा दो। शायद हमने लगभग 3 साल पहले यहाँ पर हमने आरक्षण के समर्थन में इतनी भव्य रैली निकाली थी कि उसकी गूंज 2018 में उसकी गूंज कई वर्षों तक गूंजी थी। और ये रैली भी उसी प्रकार निकलती, लेकिन किसी कारणवश हमारी ये रैली आगे बढ़ती गई। पहले 6 तारीख हुई, फिर 12 हुई, फिर 19 हुई। लेकिन जिला अध्यक्ष जी से मैं पूरी टीम से कि एक बार फिर रैली होगी तराना के अंदर, लेकिन वो रैली भव्य रैली हो। उस रैली के अंदर हमारे इतने भीम सैनिक आएंगे, हमारी इतनी भीम सैनिक आएंगी कि यहाँ की तराना की जो गली है ना, ये रोड है, ये पूरी ब्लॉक हो जाएंगी। साथियों, हम लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए कि आरक्षण को 9वीं सूची में डाला जाए। अब क्यों डाला जाए, दुल्ला सिंह जी ने बता दिया आपको, वर्षी ने बता दिया आपको, सभी लोगों ने बता दिया। लेकिन साथियों, हमें 9वीं सूची इसलिए चाहिए कि 9वीं सूची के अंदर अगर हमारा आरक्षण डल जाता है तो फिर इस देश की संसद ही उस पर निर्णय करना पड़ेगी कि इसको बाहर निकाले कि नहीं निकाले, और उसमें हमारे सांसद भी बैठे हैं, लेकिन वो गुलाम सांसद बोलेंगे नहीं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मालवा के शेरों का, जिन्होंने 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डलवाने के लिए पत्र लिखा। एक बार उनकी तालियां। नहीं तो इस देश के अंदर 1072 विधायक और 131 गुलाम सांसद बैठे हैं, जिसमें से शायद उन लोगों ने आज तक भी इस प्रकार की बात नहीं लिखी। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप जैसे वीर योद्धाओं का कि जिन्होंने 9वीं अनुसूची को आरक्षण में 9वीं सूची में आरक्षण डलवाने के लिए आप लोगों ने उज्जैन से लड़ाई चालू करी। और ये हमारा उज्जैन जिले का सेकंड प्रोटेस्ट है। इसके पहले हमने नागदा में प्रोटेस्ट किया था इसी चीज को लेकर, अब तराना में, और हमारा नेक्स्ट प्रोटेस्ट रहेगा हमारा खासरोद में। और ये प्रोटेस्ट पूरे उज्जैन संभाग की अलग अलग तहसीलों में घूमेगा और फिर उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर जाएगा साथियों। क्योंकि अगर हमें लंबी लड़ाई लड़ना पड़े नहीं है तो हमें छोटे छोटे शहरों से हमारी आवाज बुलंद करना पड़ेगी। अगर आपको दिल्ली पर कब्जा करना है तो आपको जो गांव में जो जिसपे उस व्यक्ति को भी आपको फ्रंट लाइन में खड़ा रखना पड़ेगा, उसकी आपको बात सुननी पड़ेगी, आपको वहां पहुंचना पड़ेगा जहां पे इन आइडिया एयरटेल का नेटवर्क नहीं पहुंचा साथी, आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हमारे लोग रहते हैं। मैं बता दूं आपको, अभी दुल्ला सिंह ने बताया हमें कि बीजा नगरी में हमारे बहुजन समाज के कुछ लोगों को मारा है और उनकी फसल बर्बाद कर दी गई। अभी कल की घटना है, आगर जिले के अंदर दुल्ला सिंह जी सभी लोग मौजूद थे, वहां पे प्रोटेस्ट किए इन लोगों ने, उनको इतना मारा पूरी रात भर के, पूरा उनका पीठ है, पूरा पीछे का पोर्शन पूरा लाल हो गया उनका। और अभी उसमें एक व्यक्ति हमारा मिसिंग है, घनश्याम नाम का हमारा एक भाई अभी भी लापता है। शायद उसको उन लोगों ने मार दिया ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि अभी तक 4 आरोपी पकड़े गए लेकिन अभी तक वो नहीं पकड़ाया। क्या मैं, अगर हम लोग
आगर के अंदर उस घनश्याम भाई को न्याय दिलाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, तो क्या आप लोग वहां मौजूद रहेंगे आगर के अंदर? क्योंकि साथियों, कब तक हम लोग जिस प्रकार पोल्ट्री फार्म में मुर्गी कटने का हम लोग इंतजार करते हैं, वो वाली मुर्गी कटेगी तो वो आवाज करेगी, दूसरी मुर्गी आएगी तो वो कटेगी तो वो आवाज करेगी, वो चिल्लाएगी। ऐसे हमारा बहुजन समाज खड़ा हो चुका है आज। जिस पे एट्रोसिटी होती है वही चिल्लाता है, और बड़े बड़े जो लोग पैसे वाले लोग हैं वो अपने घरों में महलों में बैठे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आज अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया हमारा, अगर आज आप लोगों ने हमारे साथ खड़े नहीं हुए, तो साथियों आने वाले भविष्य में आप चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, आप चाहे क्यों ना राष्ट्रपति भी हो, आपकी आने वाली पीढ़ी सर पर मेला ढोकर गुलाम साबित होने वाली है। अगर आप लोगों ने आज हमारा साथ नहीं दिया तो आज हम लोग क्यों लड़ रहे हैं? हमें क्या जरूरत है इस बारिश में यहाँ पर आने की? आप लोगों को क्या जरूरत है? लेकिन हमें पता है कि हम समझ चुके हैं कि आने वाला समय हमारे गुलामी भरा समय है। आपने देखा होगा, मुझे बता दो कि उज्जैन की जो टिकट है, कितने की टिकट मिलती थी? प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये, 3 रुपए की मान लो। लेकिन आज पुणे में जैसे इन लोगों ने निजीकरण किया, 50 रुपए की टिकट मिल रही। मैं इतनी बात गारंटी से कह सकता हूं कि 50 रुपए के पेट्रोल में आप लोग आराम से उज्जैन पहुंच सकते हो। लेकिन वहां पर 2 घंटे आपको 50 रुपए देना पड़ेंगे। साथियों, लोग इसलिए खड़े हैं कि ताकि अगर इन लोगों ने निजीकरण कर दिया तो फिर हमारे लोगों को नौकरी बिल्कुल भी नहीं मिल। सरकार ने एक श्रम कानून जो होता है, उन्होंने, अच्छा ये बताओ मुझे एक बात, थोड़ा सवाल आप लोगों से, क्या आपके परिवार के लोग, आपके भाई बंधु किसी बताओ, हाथ खड़ा करके करता है काम? बताओ, सब लोग करते हैं ना। अगर आपके भाई को, अगर आपका भाई जॉब कर रहा है प्राइवेट फैक्ट्री में, और अगर उसको यूं बोल दिया कि आज तूने काम कर लिया और कल तू काम करने नहीं आएगा, जबकि आपका भाई वहां पे 5 साल से काम कर रहा है, तो आपका भाई क्या करेगा उसके लिए? बढ़ जाएगा, जाके कुछ भी नहीं कर पाएगा बेचारा, अभी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो श्रम मंत्रालय बनाया था, श्रम कानून, उसके अंदर उसको अथॉरिटी थी कि आने वाले, अगर उसको पहली बात तो बिगर नोटिस को उसको हटाया नहीं जा सकता था, और अगर उसको हटा दिया में क्लेम कर सकता था और कोर्ट में क्लेम करके वापस नौकरी हासिल करता, और अगर नौकरी नहीं मिलती उसको तो उसको मिलती साथी आने वाले परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन इस मालिकों को दे दिया, फिर चाहे उसको रखेंगे, जो चाहे उसको निकाल देंगे। लेकिन आप फैक्ट्री मालिक से उसकी फैक्ट्री के जमीन उसने सरकारी, उसकी फैक्ट्री मालिक की जो जमीन होती है उसने जो सरकार से ली होगी, लीज पे ली होगी, और उसने अगर उसने तो उसमें से 75 लाख 75 लाख रुपए सरकारी पैसा लगा है, फैक्ट्री है। साथियों, हम इसीलिए निजीकरण में आरक्षण की मांग करते हैं। हम इसीलिए निजीकरण में आरक्षण की मांग करते हैं। आपको पता होगा कि अगर किसी भी कंपनी, तो आप अगर वहां जाएंगे SC ST OBC के लोग, तो आपकी जाति देख के आपको मैनेजर नहीं बनाएंगे वहां पे। वहां सरकार, आप एक फैक्ट्री के अंदर 5 मैनेजर रखते हैं तो उसमें आबादी के हिसाब से हमारे 3 मैनेजर होना चाहिए। आप सिर्फ ये झूठा ढोल ना पीटे सरकार। साथियों, इन सब चीजों को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अलग अलग तहसीलों में जाकर अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद में पूरा प्रदेश व्यापी, जहां से पूरे देश के अंदर सारी हमारी बातें जाएंगी। साथियों, तो आप लोगों ने इतना साहस दिखाया, और एक बड़े बड़े नेता लोग आते हैं तो उनकी प्रोटोकॉल में आप ड्यूटी करते हैं, लेकिन जब हम रैली करते हैं तो हमारे को प्रोटोकॉल देने की बजाय आप लोग, हम भी अगर हमारे कार्यकर्ताओं पर FIR होती है तो हम भी फिर ऑब्जेक्शन लेंगे कि इनके भी बड़े बड़े नेता आते हैं, रैली करते हैं, लेकिन उन पे FIR नहीं होती है। सामने आ जाओ, इधर पीछे आ जाओ, सब सामने आ जाओ, सब सामने आ जाओ, सब सामने आ जाओ। सबको आवाज आ रही है मेरी? भैया थोड़े साहब, ठीक है, अब तो आवाज आ रही है। तो साथियों, तो हम भी ये डिमांड करेंगे, इधर आ जाओ, इधर आगे आ जाओ।
हम भी ये डिमांड करेंगे कि ये लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करते हुए बड़ी बड़ी रैली करते, जनसंपर्क करते हैं, तो एफआईआर इन पे भी हो, एक एफआईआर इन पे भी हो। जो लॉकडाउन के अंदर मंत्रालय का गठन करते हैं, एक एफआईआर उन पे भी बनती है। जो लॉकडाउन के अंदर गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार करते हैं, एक एफआईआर उन पे भी बनती साथियों। तो हम लोग उसके ऑब्जेक्शन लेंगे। तो प्रशासन कान खोल के ध्यान से सुन ले इस बात को कि हम बाबा साहब के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बच्चे हैं और संविधान को हमसे पढ़ा है भाई। हमें पता है कि कौन सी धारा कहाँ लगती है और धारा किसको लगती है। और एक बात और, हमारे जब लोग थाने में एफआईआर कराने जाते हैं तो उनसे बदतमीजी से पेश किया जाता है। ये बात सत्य है 100%। तो प्रशासन के लोग और खास करके मैं हमारे लोगों से बोल रहा हूँ कि जब भी आपके ऊपर एट्रोसिटी होती है, अगर आप एफआईआर कराने जाते हैं तो आप लोग अकेले ना जाएं। अगर आपके गांव में कोई एट्रोसिटी होती है तो संबंधित भीम आर्मी के ग्राम अध्यक्ष, वहाँ के तहसील अध्यक्ष, वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष को कॉल करें आप कि सर हमारे साथ ये घटना हो चुकी है। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि गारंटी भीम आर्मी लेती है, आपकी एफआईआर 100% होगी एट्रोसिटी एक्ट में। अगर आपके ऊपर एट्रोसिटी हुआ तो भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने देखना पूरे मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन जो एट्रोसिटी जो थाना है, शायद किसान भाई अपन ने उसका करवाया था कंप्यूटर आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले हम एट्रोसिटी एक्ट में एफआईआर कराने के लिए गए तो थानेदार क्या बोलता है कि हमारा तो कंप्यूटर खराब है। तो भाई बोला कि ठीक है तेरा कंप्यूटर हम सुधरवाते हैं। साथियों, जब से हमने कंप्यूटर सुधरवाया तब से एफआईआर की बिल्कुल बाढ़ लगी वहां पे। और संबंधित थाना इंचार्ज सुन ले इस बात को कि हमारे लोगों से आप तमीज से आना पेश कर दें। आपको सरकार ने जो वर्दी दी है, ये वर्दी हमारे जैसे भाइयों की दम पे आप सैलरी ले रहे हैं। आप इनके टैक्स से पैसा लेकर आपकी वर्दी, आपका घर चल रहा है, तो आपको सरकार ने नौकर बना के रखा। नौकर बन के रहे, राजा बनने की कोशिश ना करे। राजा तो हमारी पब्लिक है जो राजा बना के भेजती है। आपको नौकरी के लिए रखा है, नौकर बन के रहे हैं आप लोग। और ये धमकी किसी और को देना आप लोग कि भीम आर्मी तो पैदा जेल से हुई है, भीम आर्मी तो जेल से पैदा हुई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे पूरे देश के अंदर कोई ना कोई तो हमारे व्यक्ति जेल में पड़े रहते हैं। वो न्याय के लिए रहते हैं। वो ऐसा नहीं आते कि किसी लड़के को छेड़ के चोरी करके डकैती करके, नहीं, बहनों के सम्मान में, दलितों के सम्मान में, आदिवासी सम्मान में, पीड़ितों के सम्मान में और उनके हक अधिकार के लिए जब प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार उनको चुप कराने के लिए जेल में डाल देती है। उनकी आवाज नहीं पहुंचे इसके लिए उनको जेल में डाल देती है। लेकिन अब हम समझ चुके हैं, हमारे लोगों को धीरे धीरे समझ में आ चुका है कि कौन सी प्रोटेस्ट पे कौन सी धारा लगती है। दुल्ले सिंह जी के पास फोन आया है ना भाई, इनके पास फोन आया तो इन्होंने कहा कि आप एक काम करो थानेदार साहब, आप एक काम करो कि एफआईआर आप कर रहे हो तो धारा मुझसे पूछ लो। इन्होंने धारा बताई धारा, इन्होंने धारा बताई कि 151 इनके तहत कार्रवाई कर देना अगर करना है आपको। तो बिल्कुल डरे नहीं आप लोग, भीम आर्मी आपके साथ खड़ी है कंधे से कंधा मिलाकर। और खास करके मेरा एक निवेदन आप लोगों से ये है कि आप जो नई शिक्षा नीति आई है इसको आप समझे। इस शिक्षा नीति के तहत हमारे लोगों को गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। इसमें आपके बच्चों को, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं जो लोग, उनको बचपन से, हमारा बच्चा रहता था तो क्या बोलता था, एबीसीडी पढ़ता था, इंग्लिश पढ़ता था। लेकिन अब हमारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ने से दूर करने जा रहे हैं लोग। तो आप ये गांव-गांव जाकर समझाएं कि शिक्षा नीति हमारी क्या होने वाली, हमारे बहुजन समाज के ऊपर क्या होने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव के अंदर जो राशन कार्ड बनते हैं वो भी बड़े बड़े पैसे वालों के बनते हैं, हमारे गरीबों के नहीं बनते। तो आप उस पर भी नजर बना के रखें। जिस गांव के अंदर अगर पैसे वाले को कुटी की योजना का फायदा हुआ है तो उसकी भी आप लिस्ट बनाएं। जिस गांव के अंदर अगर मनरेगा के तहत अगर उसने पैसा निकाला है तो उसकी भी आप जानकारी निकालें। और जिस गांव के अंदर सरपंच और सचिव ने सरकारी घोटाला करके वहां पे जमीन हड़पी है, उसकी भी जानकारी दे आप हमें। भीम आर्मी जाएगी और उस सरकारी जमीन को जिसको जरूरत है एक्चुअल में उसको दिलवा कर रहेगी। आज देखा होगा आपने कि हमारे लोगों के पास जमीन नहीं है, लेकिन इन लोगों के पास में जमीन है। जमीन क्यों है? माननीय कांसीराम साहब ने कहा था कि हमें हमारी जमीन दो। जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी है। तो हमें साथियों उस जमीन पे आप कब्जा करें, आप लोग लड़ें। कोई सा भी हक अधिकार आपको मुफ्त में नहीं मिलता। एक बच्चा जब रोता है तभी उसकी माँ उसको दूध पिलाती है, इसे नहीं पिलाती उसको जब खेलता है। तो आप लोग प्रोटेस्ट करें, आप लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ें। ये बात आप हंसने वाली बात नहीं है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल बात जो है। क्यों? इसलिए कि अरण्या के अंदर जो प्रतिमा लगाई है वहां पर अपने लोगों की, दलितों की जमीन छीन के वहां पर गिट्टी की मशीन बना ली, वो फैक्ट्री बना ली।
उसके बाद फिर वहाँ पे कई एकड़ों में जमीन है जो सरपंच और इन लोगों ने मिली भगत से उनके नाम से करवा ली। जब हमने बाबा साहब की प्रतिमा के लिए जमीन मांगी तो पहले ये गांव वही है, ये गांव वही है। उस गांव के अंदर हनुमान जयंती पे अपने लोगों को भंडारा किया था तो हमारे लोगों को कहाँ बाहर बिठाया था उनसे। ये गांव वही है, ये अन्य गांव वही है और इसके लिए भी हमने लोगों ने जाम किया था। तो इस गांव के अंदर जब भीम आर्मी ने उस जमीन पर अपना बोर्ड गाड़ा भीम आर्मी का, तब उस बोर्ड पे वहाँ के मनुवादी लोगों ने मूतने का काम किया। ये गांव वही है। हमारी आग क्यों है? इसलिए हमारी आग इसलिए हमको आग इसलिए लगी है कि उस गांव के अंदर 2 बार हमारे लोगों पर एट्रोसिटी हो चुकी है, लेकिन कोई भी वहां पर नहीं पहुंच पाया। तो इसलिए साथी हमने प्रोटेस्ट का प्लान किया है और लाइव माध्यम से सुन ले आप ये बात कि कल हम लोग पूरी टीम के साथ आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से भी आप लोग चलने का प्रयास करेंगे। वहां पर हम लोग पहुंच रहे हैं, आप सभी साथी वहां पर पहुंचे अरण्या, और उस मनवादी सरकार को और तानाशाही प्रशासन को आप लोग दिखा दे कि बाबा साहब के सम्मान में जिन्होंने बहुजनों के सम्मान में, दलितों के सम्मान में, आदिवासी सम्मान में अपने बीवी बच्चों को कुर्बान कर दिया। पता है आपको, जब उनके बच्चे का देहांत हो तो उनके पास वैसे भी नहीं था अंतिम संस्कार के लिए। तो हम ऐसे व्यक्ति के सम्मान में अगर